चलिए सभी को नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? सारा चीज ओके है? आवाज जा रही है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए आप लोग कमेंट के माध्यम से। सारा चीज क्लियर है? हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? स्क्रीन दिख रही है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट करिए कि आवाज पहुंच रही है या नहीं, सब चीज क्लियर है। तो आज से हम शुरुआत करेंगे LSW के बारे में। इसके पहले भी हमने कुछ टॉपिक आपको डेमो के रूप में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले क्लास जो बताए थे वे आपको LSW के सिलेबस के बारे में बताया था, यानी कि LSW एक सामान्य परिचय के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। तो आप में से यदि जो भी देख रहे हैं वीडियो, जो भी छात्र एडमिशन करवाए हैं LSW में, तो सबसे पहले आप जो LSW का सिलेबस वाला वीडियो है वह वीडियो हमारा जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपको पढ़ना क्या है, आपको कौन कौन चीजों को पढ़ना है, कौन कौन चीजों को छोड़ना है, प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, किन सेक्शन से अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, किन सेक्शन के प्रश्नों को हमको बनाना है, किस सेक्शन के प्रश्नों को छोड़ना है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार सिलेबस वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जो इसकी विषय वस्तु है, जो इसकी सिलेबस है, उसको अवश्य पढ़ें। तो सिलेबस वाला वीडियो आप सभी देख लें, वह हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करवाया गया है, अपलोड है, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हालांकि एप्लीकेशन पर भी मैं उसका लिंक शेयर करने का कोशिश करूंगा, या फिर देख सकते हैं अपलोड भी हो गया होगा। चलिए क्लियर है सभी को? चलिए, तो उसके बाद मैंने आपको डेमो क्लास के रूप में ही श्रम सिद्धांत के बारे में पढ़ाया था, भारतीय संविधान में श्रम संबंधित उपबंध के बारे में भी बताया था। फिर मैंने आपको, जो कि इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके जो 66वीं BPSC मेंस दे रहे हैं उनके लिए मैं यदि बात करूं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि मातृत्व हित लाभ अधिनियम क्या है, उनके क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, वर्तमान सरकार के द्वारा उनमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके प्रावधान में क्या कमियां हैं, और उन समस्याओं एवं कमियों का समाधान कैसे करेंगे। और इन्हें हमने काफी नवीनतम डाटा के साथ भी आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। तो आप लोग एक बार जरूर वह वीडियो देखें, जितना भी डेमो क्लासेस किया गया है वह वीडियो को आप देखें। और आज से हमारा जो है, याद रखिएगा, आज से हमारा सेशन स्टार्ट होता है। चलिए, आज से हमारा LSW का सेशन स्टार्ट होता है दोस्तों। ये जो है आपको प्रत्येक दिन क्लास नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का हमारा क्लास होगा वह प्रत्येक दिन नहीं होगा, बल्कि अल्टरनेट करके किया जाएगा। याद रखिएगा, अल्टरनेट करके किया जाएगा, यानी कि जो हमारा LSW का क्लास होगा, नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, नोट कर लीजिएगा कि LSW का हमारा जो क्लास होगा दोस्तों, वह कौन कौन दिन होगा? मंगलवार होगा। याद रखिएगा, मंगलवार, फिर बृहस्पतिवार होगा। याद रखिएगा, बृहस्पतिवार होगा, और फिर शनिवार होगा। एक वीक में 3 दिन क्लासेस लिए जाएंगे, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार लिए जाएंगे क्लास। और जो टाइमिंग होगा हमारा दोस्तों, याद रखिएगा, 12 PM से, यानी कि 12 बजे दोपहर से 1 PM तक का समय होगा। 12 से 1 बजे तक का क्लास चलाया जाएगा, मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार को चलाया जाएगा। याद रखिएगा, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, आपको डेली उस टॉपिक का नोट्स खुद तैयार करना है, और नोट्स तैयार करके मेरे द्वारा एक LSW का बैच बनाया जाएगा, LSW का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा। उस ग्रुप में आपको अभी क्लास जैसे ही समाप्त होगी, क्लास के बाद LSW के लिए एक स्पेशल जो है
व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा और इस ग्रुप में क्लास खत्म होने के बाद जो बातें हमारे द्वारा लिखाई जाएगी या जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक का नोट्स सभी लोगों को, जो भी छात्र शामिल हुए हैं LSW में, सभी लोगों को उस टॉपिक का नोट्स हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा आपका LSW का, उसमें सेंड करना है। खुद से तैयार करके हम आपके द्वारा भेजे गए नोट्स को चेक करेंगे और जहां भी वहां पे सुधार की आवश्यकता होगी वहां सुधार किया जाएगा या फिर आपको कॉल करके इंफॉर्मेशन किया जाएगा कि आपको यहाँ पे और भी चीजें लिखनी चाहिए थी। तो याद रखिएगा, आपको नोट्स जो है खुद तैयार करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। चलिए, तो सब चीज क्लियर है। जल्दी से आप लोग कॉमेंट कीजिए, आप लोग का भी कॉमेंट अभी तक नहीं आया है। चलिए बताइए, सारा चीज ओके है, आप लोगों को समझ में आ रही है बातें? चलिए, तो चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है? औद्योगिक संबंध है। यानी कि हम औद्योगिक संबंध के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, LSW क्या है ये मैंने आपको पहले से बता दिया है कि LSW क्या है। देखिए, LSW क्या है, तो जो भी हम चीज देखते हैं, जो श्रम संबंधित जितने भी सारे चीज होते हैं, मतलब LSW में कहा जाए तो एक श्रमिक और एक नियोजक। इस श्रमिक का मतलब क्या होता है? जो उत्पादन एवं विनिर्माण की प्रक्रिया में लगे होते हैं या फिर जो श्रम करते हैं और श्रम करने के दौरान क्या प्राप्त करते हैं? अपना मजदूरी प्राप्त करते हैं, प्रतिफल प्राप्त करते हैं, वे श्रमिक कहलाते हैं। नियोजक क्या कहलाते हैं? तो नियोजक वे व्यक्ति कहलाते हैं जो कंपनी में या अपने प्रतिष्ठान में क्या करता है? पूंजी लगाता है, पैसे इन्वेस्ट करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नियोजक कहते हैं। तो जो हम औद्योगिक संबंध आज पढ़ने वाले हैं वह इन्हीं दोनों के बीच पढ़ने वाले हैं, यानी नियोजक और श्रमिकों के बीच पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ सरकार की भी इसमें भूमिका होती है, श्रमिक संघों की भी भूमिका होती है। चलिए, तो आज हम देखेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग दीजिएगा दोस्तों, हेडिंग दीजिएगा आप लोग औद्योगिक संबंध। चलिए, हेडिंग दे दीजिए जल्दी से, औद्योगिक संबंध। औद्योगिक संबंध, औद्योगिक संबंध जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलते हैं, यानी कि औद्योगिक संबंध बोलते हैं। देखिएगा, अब ये औद्योगिक संबंध क्या है दोस्तों? ये औद्योगिक संबंध क्या है? तो आपने देखा होगा कि आज से कई वर्ष पूर्व जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न देशों में, विश्व के विभिन्न देशों में औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, विश्व इतिहास, तो वहां पे आप औद्योगिक क्रांति पढ़े होंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा होगा कि विश्व के कई देशों में औद्योगिक क्रांति हुई थी। यदि औद्योगिक क्रांति की प्रारंभ की बात किया जाए तो हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड से यह प्रारंभ हुआ था, उसके बाद अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। तो जब विश्व के कई देशों में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, यानी इंग्लैंड में सबसे पहले प्रारंभ हुई, तो हुआ इसका परिणाम क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने के बाद क्या हुआ कि देशों में उद्योगों की मात्रा बहुत अधिक पैमाने पर वृद्धि हुई, बहुत अधिक मात्रा में उद्योग प्रतिस्थापित किए जाने लगे, श्रमिकों की वृद्धि हुई। श्रमिकों यानी कामगारों, जो पहले जैसे जैसे उद्योग का विकास होगा तो निश्चित है कि जैसे जैसे उद्योग का विकास होगा श्रमिक का विकास होगा, और जैसे जैसे श्रमिकों का विकास होगा वैसे वैसे क्या होगा? उत्पादन की प्रक्रिया में भी विकास होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। जैसे मान लिया जाए ये हमारा दो फैक्ट्री है दोस्तों, मान लीजिए ये दो फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री ए है और एक फैक्ट्री बी है, दो फैक्ट्री है। मान लीजिए कि इस फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे हैं, मतलब 10 लोग क्या है? श्रमिक हैं, 10 श्रमिक हैं। और बी फैक्ट्री है, इस बी फैक्ट्री में 50 लोग श्रमिक काम कर रहे हैं, 50 लोग जो है
श्रमिक काम कर रहे हैं। तो आप बताइए कि किस फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग जो है, उत्पादन क्षमता जो है वह सर्वाधिक होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 10 लोग श्रमिक काम कर रहे हैं, यहाँ पे 50 श्रमिक काम कर रहे हैं, यानी कि ए और बी में बी की जो मैन्युफैक्चरिंग पावर होगी, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगी, उत्पादन क्षमता होगी, वह क्या होगा, सर्वाधिक होगा। किसकी तुलना में, ए की तुलना में। तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, नए नए उद्योगों का विकास हुआ, नए नए प्रतिष्ठानों का विकास हुआ। जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ, श्रमिकों की संख्या में भी लगातार वृद्धि होने लगी, कामगारों की संख्या में भी लगातार वृद्धि होने लगी, और जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होने लगी, उद्योगों का जो उत्पादन क्षमता था उस पे भी क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। मतलब अब अधिक से अधिक संख्याओं में क्या होने लगे, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने लगी। और जब उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने लगी तो यानी नियोजक को क्या होने लगा, अधिक आर्थिक प्रतिफल प्राप्त होने लगा, अधिक मुनाफा होने लगा। तो जब नियोजक को अधिक मुनाफा होगा, जैसे ये बी फैक्ट्री देख रहे हैं, इसको अधिक मुनाफा हो रहा है क्योंकि इसका उत्पादन क्षमता क्या है, अधिक है। तो जब इसकी उत्पादन क्षमता अधिक होगी और इसके जो नियोजक होंगे, देखिए LSW कुछ नहीं है, बस आप सोचिए इसके जो नियोजक होंगे, जब इनको अधिक मुनाफा होगा तो ये नियोजक क्या करेगा, एक और सी नाम का फैक्ट्री बना डालेगा, एक और सी नाम का फैक्ट्री बना डालेगा। अब सोचिए कि जब ये सी नाम का फैक्ट्री बनाएगा तो इसमें भी इसको क्या चाहिए, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें भी क्या पड़ेगी, श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, कामगारों की जरूरत पड़ेगी। तो फिर इस सी वाले फैक्ट्री में भी ये क्या करेगा, विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की नियुक्ति करेगी। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा कि ये जो नियोजक है वह बी और सी दोनों कंपनियों का मालिक है, दोनों कंपनियों की देख रेख कर रहा है, यानी कि बी और सी दोनों कंपनियों में वो क्या कर रहा है, नियोजक की भूमिका निभा रहा है। अब सोचिए कि यह जो है नियोजक वह बी के साथ भी संबंध रखे हुए है, बी कंपनी के श्रमिकों के साथ भी संबंध रखे हुए है, और सी कंपनी के श्रमिकों के साथ भी संबंध रखे हुए है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, औद्योगिक संबंध कहते हैं। यानी कि नियोजक एवं श्रमिकों के बीच में जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, औद्योगिक संबंध कहते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि औद्योगिक संबंध किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, अब औद्योगिक संबंध की परिभाषा लिखेंगे हम लोग, आप लोग डैश दीजिएगा। चलिए आप लोग डैश देकर लिखिएगा। चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए। चलिए परिभाषा, हेडिंग दीजिए परिभाषा। चलिए डिफिनेशन देखिएगा, परिभाषा क्या देंगे। चलिए परिभाषा यानी कि डिफिनेशन देख करके आप लोग हेडिंग दीजिए। क्लियर है, डिफिनेशन देख करके आप लोग क्लियर दीजिए। अपने पास कॉपी पेन लेकर के बैठिए और लिखते चले जाइए। और मैंने कहा है कि लिखते चले जाना है और आपको लिखा हुआ चीज भेजना भी है, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप आपको बनाया जाएगा। देखिएगा, तो परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो परिभाषा को समझने से पहले हम देखेंगे दोस्तों कि यह जो औद्योगिक संबंध आप देख रहे हैं, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, दो शब्दों से मिलकर बना है। देख सकते हैं औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन, यहाँ पे दो संबंध है। एक क्या है दोस्तों, एक उद्योग है, दो शब्द से मिलकर के बना है। एक हमारा क्या है, उद्योग है, और दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारा क्या है, संबंध है। याद रखिएगा,
एक उद्योग और दूसरा संबंध, जिसे हम लोग रिलेशन कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है उद्योग प्लस संबंध। देखिएगा, उद्योग का मतलब क्या होता है, उद्योग का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको तुरंत बताया। उद्योग का मतलब क्या होता है कि जो विनिर्माण प्रक्रिया जो विनिर्माण करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है, उसी को हम लोग उद्योग या प्रतिष्ठान कहते हैं। इन उद्योग का मतलब क्या हो गया, ऐसे कार्यस्थल, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए उद्योग किसे कहते हैं तो लिख लीजिएगा ऐसे कार्यस्थल जहां विनिर्माण की प्रक्रिया एवं उत्पादन की प्रक्रिया की जाती है, उसे क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं, इंडस्ट्रीज कहते हैं। जहां पे विनिर्माण की प्रक्रिया एवं उत्पादन की प्रक्रिया किया जाता है, वैसे प्रतिष्ठान या वैसे कार्यस्थल को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इंडस्ट्रीज कहते हैं, उद्योग कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए, तो याद रखिएगा, औद्योगिक संबंध दो शब्द से मिलकर बना है, उद्योग प्लस संबंध। देखिएगा, अब ये जो संबंध बना है दोस्तों, यह संबंध किसके किस में होना चाहिए, यह जो संबंध बना है वह संबंध किस में होगा। तो आप सभी जानते हैं कि एक उद्योग में क्या होते हैं, एक प्रतिष्ठान में क्या होता है, तो याद रखिएगा, एक प्रतिष्ठान में क्या होता है, एक नियोजक होता है। क्या होता है, एक नियोजक होता है। और दूसरा कौन होता है, तो दूसरा क्या होता है, श्रमिक होता है। याद रखिएगा, दूसरा क्या होता है, श्रमिक होता है। यानी कि एक प्रतिष्ठान में नियोजक और क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं। ये किस में होते हैं, उद्योग में होते हैं, नियोजक और श्रमिक। नियोजक किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि नियोजक का मतलब क्या होता है कि जो पूंजी इन्वेस्ट करता है, जो कंपनी का क्या होता है, मालिक होता है, या फिर जो पूंजी लगाता है। याद रखिएगा, पूंजी लगाने वाला। याद रखिएगा, जो कंपनी का पूंजी लगाता है या उसका क्या होता है, संचालक होता है, उसी को क्या कहते हैं, नियोजक कहते हैं। याद रखिएगा। और श्रमिक किसे कहते हैं, श्रमिक किसे कहते हैं, तो जो उस प्रतिष्ठान में क्या करते हैं, श्रम करते हैं, काम करते हैं और अपना प्रतिफल मजदूरी के रूप में प्राप्त करते हैं। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, उद्योगों में उत्पादन की प्रक्रिया में संलग्न व्यक्ति, उत्पादन की प्रक्रिया, उद्योगों में उत्पादन की प्रक्रिया में जो संलग्न व्यक्ति होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रमिक कहते हैं, एम्प्लॉयर कहते हैं। याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि नियोजक और श्रमिक किसे कहते हैं। नियोजक मतलब वह व्यक्ति जो कंपनी में क्या करता है, पूंजी इन्वेस्ट करता है, पैसे लगाता है, संचालन करता है, वह नियोजक कहलाता है। श्रमिक क्या होता है, तो उद्योगों के उत्पादन की प्रक्रिया एवं विनिर्माण की प्रक्रिया से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं वे क्या कहलाते हैं, श्रमिक कहलाते हैं। याद रखिएगा। अब देखिएगा, यह जो उद्योग में होता है वह नियोजक और श्रमिक होता है।
तो याद रखिएगा ये जो संबंध होगा वह किसके किसके बीच होगा, नियोजक और श्रमिकों के बीच होगा। और इसी नियोजक और श्रमिकों के बीच के जो संबंध होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों, औद्योगिक संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, औद्योगिक संबंध कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं यदि आपसे औद्योगिक संबंध की परिभाषा पूछा जाए तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा आप लोग। चलिए ये चार्ट भी आप लोग बना सकते हैं, रफ में चार्ट बना लीजिएगा, साइड में कहीं चार्ट बना लीजिए और परिभाषा में लिखिए, लिखिएगा परिभाषा में। चलिए परिभाषा में लिखिएगा आप लोग। चलिए देखिए औद्योगिक संबंध लिखिएगा, औद्योगिक संबंध दो शब्दों से मिलकर बना है। औद्योगिक संबंध दो शब्दों से मिलकर बना है। एक मिनट रुकिएगा, कोई फोन कर रहे हैं। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, कहाँ है अभी आप? कैरियर कल्चर में आना है, लेकिन एक्चुअली अभी हम क्लास ले रहे हैं, तो आप आधे घंटे के बाद आ सकते हैं, 1 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास। नहीं तो हमारा भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, हम छोड़ के तो आ नहीं सकते भैया। हाँ कभी भी आप शाम में भी आ सकते हैं, ठीक है, हमको कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए तो आप लोग लिखिएगा परिभाषा, औद्योगिक संबंध की परिभाषा। चलिए औद्योगिक संबंध की परिभाषा लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा कि औद्योगिक संबंध दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उद्योग और संबंध। मैंने बताया है कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उद्योग और संबंध। औद्योगिक संबंध दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उद्योग और संबंध। इसके अंतर्गत उद्योग का सामान्य अर्थ होता है। इसके अंतर्गत उद्योग का सामान्य अर्थ होता है किसी वस्तु के उत्पादन प्रक्रिया से, किसी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया से। देख सकते हैं यहां भी हमने लिखा है ऐसे कार्यस्थल जहां से विनिर्माण एवं उत्पादन की प्रक्रिया की जाती हो, आप यह भी लिख सकते हैं। चलिए उद्योग का अर्थ क्या होता है, किसी भी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया से, ठीक है, जिसमें कई व्यक्ति कार्य करते हैं। जिसमें क्या होता है, कई व्यक्ति कार्य करते हैं। चलिए जिसमें कई व्यक्ति कार्य करते हैं, जिसे श्रमिक कहा जाता है, जिसे श्रमिक कहा जाता है, जिसे श्रमिक कहा जाता है। अब आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, अर्थात किसी भी उद्योग में नियोजक एवं श्रमिकों के बीच के संबंध को, किसी भी उद्योग में नियोजक एवं श्रमिकों के बीच के संबंध को औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। औद्योगिक संबंध इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। हो गया, ये आप औद्योगिक संबंध की परिभाषा लिखिए। अब पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे, विभिन्न विद्वानों के अनुसार औद्योगिक संबंध की परिभाषा, विभिन्न विद्वानों के अनुसार औद्योगिक संबंध की परिभाषा विभिन्न रूपों से दी गई है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार औद्योगिक संबंध की परिभाषा विभिन्न रूपों से दी गई है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है, जिसका वर्णन
निम्नलिखित है। अब देखेंगे कि कौन कौन से जो विद्वान थे इनके कौन कौन से वे परिभाषा दिए हैं, उनकी परिभाषाओं पर हम जरा गौर करेंगे। चलिए देखिएगा, नंबर 1 में लिखिएगा P.H. कैज़लमैन। चलिए P.H. कैज़लमैन लिखिएगा और डैश देकर दीजिएगा। चलिए देखिएगा, इन्होंने अपनी पुस्तक लेबर डिक्शनरी, याद रखिएगा लेबर डिक्शनरी लिखा है। इन्होंने अपनी पुस्तक लेबर डिक्शनरी में लिखा है, क्या लिखा है? इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। याद रखिएगा क्या लिखा है? इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, अर्थात जो औद्योगिक संबंध है वह किसके बीच का संबंध है? तो वह नियोजक और श्रमिकों के बीच का संबंध है। ये किसने लिखा? P.H. कैज़लमैन ने लिखा अपनी पुस्तक लेबर डिक्शनरी में। याद रखिएगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट कीजिए जल्दी से कि P.H. कैज़लमैन ने, लिखिएगा डैश देकर, P.H. कैज़लमैन ने अपनी पुस्तक लेबर डिक्शनरी में औद्योगिक संबंध की निम्नलिखित परिभाषा दी है। औद्योगिक संबंध की निम्नलिखित परिभाषा दी है। उसके बाद आप ये लिख लीजिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, अर्थात औद्योगिक संबंध नियोजकों एवं श्रमिकों के बीच का संबंध होता है। नियोजकों एवं श्रमिकों के बीच का संबंध होता है। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा जो हमारे विद्वान थे वह थे एल.टी. डनलॉप। एल.टी. डनलॉप देकर डैश दीजिएगा, लिखिएगा इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है दोस्तों, देखिएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम लिखा गया है। और इन्होंने अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में क्या लिखा है कि औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में नियोजक, श्रमिक तथा सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो लिखिएगा एल.टी. डनलॉप ने अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में निम्नलिखित परिभाषाएं दी है। औद्योगिक संबंध की निम्नलिखित परिभाषाएं दी है। क्या कहा है इन्होंने? तो देखिएगा क्या कहा है, औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में, लिखिएगा औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में नियोजक, श्रमिक तथा सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में नियोजक, श्रमिक तथा सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिएगा दोस्तों, इनका जो विचार है वह बदलते हुए अवधारणाओं के विचार पर आधारित है। यानी कि हम यदि देखें दोस्तों तो याद रखिएगा, चलिए हम यदि देखें तो अभी तक हम यदि बात की करें दोस्तों तो हमने बात कर रहे थे औद्योगिक संबंध पर। औद्योगिक संबंध पर, और ये संबंध मैंने किसके किसके बीच बताया था? तो मैंने क्या बताया कि नियोजक और श्रमिकों, याद रखिएगा नियोजक और श्रमिकों के जो बीच का संबंध होता है उस संबंध को क्या कहते हैं? औद्योगिक संबंध कहते हैं। लेकिन बदलती हुई अवधारणाओं के अनुसार क्या हुआ, इनके परिभाषाओं में परिवर्तन होने लगा। यानी कि अब क्या होने लगा कि अब इसमें जो है चलिए बदलती हुई परिभाषाओं के साथ क्या हुआ कि नियोजक और श्रमिकों के साथ साथ क्या होने लगा
किसमें? सरकार की भी भूमिका होने लगी, इसमें सरकार की भी भूमिका होने लगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब उद्योगों की संख्या बढ़ी, श्रमिकों की संख्या बढ़ी, तो दोनों के बीच क्या उत्पन्न होने लगे? विवाद उत्पन्न होने लगे। क्यों विवाद उत्पन्न होने लगे? कि जो सरकार, जो नियोजक था, कोई भी कंपनी का नियोजक क्या चाहता है कि वहां के जो श्रमिक हैं वह अधिक से अधिक काम करे। यानी नियोजक की जो मनोवृत्ति होती है वह श्रमिकों से अधिक काम लेना चाहता है, और श्रमिक की जो मनोवृत्ति होती है वह नियोजक से अधिक पैसा कमाना चाहता है। तो कभी कभार क्या होता है कि नियोजकों द्वारा श्रमिकों का शोषण भी किया जाता है ना। तो ऐसे स्थिति में क्या होते हैं, दोनों के बीच जो है औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, विवाद हो जाता है। तो इस विवाद को निपटारा करने के लिए अब किसकी भूमिका हो गई है? सरकार की। और कई बार आपने देखा होगा कि अब सरकार भी उद्योग के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाती है, कई ऐसे प्रावधान लाते हैं, कई ऐसे नियम कानून बनाते हैं उद्योग के संबंधों में। तो अब हमारा जो परिभाषा है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा कि औद्योगिक संबंध के अंतर्गत नियोजक, श्रमिक एवं सरकार तथा श्रम संघ, जिसे हम लोग ट्रेड यूनियन कहते हैं, एवं श्रम संघों के बीच का संबंध है। श्रम संघों के बीच का संबंध है। अब औद्योगिक संबंध में कितने सारे संबंध स्थापित हो गए? तो नियोजक और श्रमिकों के बीच तो संबंध होगा ही, याद रखिएगा, नियोजक श्रमिकों के बीच तो संबंध होगा ही, इसके साथ साथ सरकार के भी संबंध होंगे। सरकार भी नियोजक के साथ संबंध रखता है, श्रमिकों के साथ भी संबंध रखता है। जैसे कि आप देखे होंगे, रिलायंस देख लीजिए, टाटा देख लीजिए, जो भी वर्तमान की कंपनियां हैं वह सरकार के साथ संबंध रखती है, सरकार उसके साथ संबंध रखती है। तो यही संबंध हमारा औद्योगिक संबंध कहलाता है। इसके साथ साथ श्रम संघों की भी भूमिका होती है। श्रम संघ का मतलब क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि सभी श्रमिक मिलकर के एक संघ बनाते हैं, जिसे श्रम संघ कहलाते हैं। उसका एक लीडर होता है, नेता होता है, जिसके माध्यम से श्रमिकों जो है अपनी जो है परेशानियां या अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्रम संघ कहते हैं। जैसे आपने रेलवे वगैरह में देखा होगा, यूनियन होता है, यूनियन का गठन किया जाता है और उस यूनियन का एक लीडर होता है, और उसी यूनियन के माध्यम से जो श्रमिक है अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। क्योंकि श्रमिकों और सरकार के बीच का जो गैपिंग है वह बहुत ज्यादा हो जाता है। तो श्रमिकों की जो बात है, जो परेशानी है, वह सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसी स्थिति में श्रम संघ की स्थापना की जाती है, और श्रम संघों के जो प्रतिनिधि होते हैं वह श्रमिकों की बातों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आप चाहें तो ये आप चार्ट बना सकते हैं, चार्ट भी आप लोग बनाते जाएं। चलिए थोड़ी सी काम चल रही है, इसलिए थोड़ा ठक ठुक का आवाज जा रहा आप लोगों को, ठीक है? क्लियर है आप सभी को? चलिए समझ में आ रही है? आप लोग कमेंट करिए। आप लोगों को कमेंट शो नहीं कर रहा है। चलिए 1 मिनट लगता है मुझे, एप्लीकेशन पे कमेंट को देखना होगा। यूट्यूब पे कमेंट शो नहीं कर रहा है, एप्लीकेशन पे जाकर देखना पड़ेगा। रुक जाइए आप लोग। कमेंट कहाँ पे आएगा? टेस्ट चलिए कोई बात नहीं, मुझे कमेंट शो ही नहीं कर रहा, पता नहीं आप लोग कमेंट कर रहे हैं या नहीं। चलिए कोई बात नहीं, लिखिएगा, आगे लिखिएगा। चलिए अगला हेडिंग दीजिए आप लोग। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट जो है, आप चलिएगा नेक्स्ट आप लोग लिखिए, और नेक्स्ट आप लोग टॉपिक दीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दीजिए,
औद्योगिक संबंध की विशेषताएं, औद्योगिक संबंध की विशेषताएं देकर के आप लोग डैश दीजिए। चलिए, औद्योगिक संबंध की विशेषताएं बताइए। औद्योगिक संबंध की विशेषताएं, चलिए क्लियर है। औद्योगिक संबंध की विशेषताएं लिखिएगा। औद्योगिक संबंध की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझा दूंगा। लिख लीजिएगा। औद्योगिक संबंध की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर एक, औद्योगिक संबंध एक प्रक्रिया है। नंबर एक में लिखिएगा, औद्योगिक संबंध एक प्रक्रिया है। चलिए, औद्योगिक संबंध एक प्रक्रिया है। नंबर दो में लिखिएगा, औद्योगिक संबंध सामाजिक संबंधों का ही एक भाग है। औद्योगिक संबंध सामाजिक संबंधों का ही एक भाग है। औद्योगिक संबंध सामाजिक संबंधों का ही एक भाग है। ठीक है। तीसरा नंबर में लिखिएगा, औद्योगिक संबंध किनके किनके बीच का संबंध है, मैंने बताया है अभी, तो लिखिए उसी बात को। औद्योगिक संबंध नियोजक कोमा श्रमिक कोमा नियोजक श्रमिक श्रम संघ एवं सरकार के बीच का संबंध है। एवं सरकार के बीच का संबंध है। फिर से बोल रहा हूं, औद्योगिक संबंध नियोजक श्रमिकों श्रम संघ एवं सरकार के बीच का संबंध है। चलिए, चौथा लिखिएगा, श्रमिकों की सेवा में आने वाली कठिनाई को दूर करना। श्रमिकों की सेवा में आने वाली कठिनाई को दूर करना। चलिए, कठिनाई को दूर करना औद्योगिक संबंध का प्रमुख विषय वस्तु है। औद्योगिक संबंध का प्रमुख विषय वस्तु है। प्रमुख विषय वस्तु है। हो गया। चलिए आगे लिखिएगा, औद्योगिक संबंध, पांचवा नंबर, औद्योगिक संबंध श्रम संघ की प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। औद्योगिक संबंध श्रम संघ की प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करते हैं। औद्योगिक संबंध श्रम संघ की प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अगला लिखिएगा, छठा नंबर, औद्योगिक संबंध श्रमिकों एवं नियोजकों के बीच। औद्योगिक संबंध श्रमिकों एवं नियोजकों के बीच। औद्योगिक संबंध श्रमिकों एवं नियोजकों के बीच संबंधों का संतुलन करते हैं। संतुलन करते हैं। क्लियर हो गया? लगता है थोड़ा सा धुंधलापन आ गया था, है ना, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होगा। चलिए कर सकते हैं। अगला लिखिएगा कि औद्योगिक संबंध के तहत
औद्योगिक संबंध के तहत निम्न प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं। औद्योगिक संबंध के तहत निम्न प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं। अब देखेंगे क्या कि औद्योगिक संबंध के तहत कौन कौन से संबंध स्थापित होते हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो नियोजक एवं श्रमिकों के बीच का संबंध स्थापित होते हैं। दूसरा क्या देखते हैं, तो नियोजक एवं नियोजकों के बीच भी संबंध स्थापित होते हैं। तीसरा क्या होगा, श्रमिकों के बीच संबंध स्थापित होंगे। चौथा क्या होगा, श्रमिकों एवं श्रम संघ के बीच संबंध स्थापित होंगे। चौथा क्या होगा, श्रमिक संघ, जिसे ट्रेड यूनियन कहा जाता है, श्रमिक संघ एवं श्रमिक संघ, नियोजक एवं सरकार के बीच संबंध स्थापित होंगे। इसी प्रकार से देखेंगे तो सभी के साथ एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, संबंध स्थापित होते हैं। यही औद्योगिक संबंध की क्या है, विशेषताएं हैं। मतलब सभी एक दूसरे के साथ संबंध में बंधे हुए होते हैं। चलिए क्लियर है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब आप अगला पॉइंट दीजिएगा, लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा, लिखिएगा औद्योगिक संबंध के पहलू। औद्योगिक संबंध के पहलू, चलिए, या मुख्य पहलू, जिसे हम लोग एस्पेक्ट बोलते हैं, एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। औद्योगिक संबंध के पहलू, एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। चलिए देखिएगा, ये जो औद्योगिक संबंध है दोस्तों, इसके दो पहलू होते हैं। लिखिएगा, औद्योगिक संबंध के दो पहलू होते हैं। औद्योगिक संबंध के दो पहलू होते हैं, दो मुख्य पहलू होता है। नंबर एक सहयोग का संबंध, नंबर एक सहयोग का संबंध, और नंबर दो जिसे मतभेद या विवाद का संबंध कहा जाता है। औद्योगिक संबंध के दो मुख्य पहलू होते हैं, देख सकते हैं आप, सहयोग का संबंध और दूसरा मतभेद या विवाद का संबंध होता है। चलिए अब इसे देखिएगा, देखिएगा क्या होता है औद्योगिक संबंध की स्थिति में क्या होता है। देखिएगा, मान लिया जाए, देखिएगा ये कोई क्या है, कंपनी है, ए है, ठीक है, और ये कोई कंपनी है, बी है, ठीक है। ए में भी मान लिया जाए, ए में 50 श्रमिक काम कर रहे हैं और बी में भी
50 श्रमिक काम कर रहे हैं। चलिएगा देखिएगा, अब इसके जो नियोजक हैं, इसके जो नियोजक हैं, इसके नियोजक क्या है, इसके नियोजक मान लिया जाए P व्यक्ति है और इसके नियोजक जो है वह Q नाम का व्यक्ति है। याद रखिएगा दोनों के नियोजक क्या है, एक ही है। P व्यक्ति अलग अलग हैं, इनके नियोजक P है, उनके नियोजक Q है, दोनों कंपनी अलग अलग है। या फिर आप मान लीजिए कि यह आपका टाटा कंपनी है और ये आपका रिलायंस कंपनी है, ये आपका रिलायंस कंपनी है। ये दो कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग दूसरा टेलीकॉम कंपनी है, देख सकते हैं। अब देखिएगा मान लिया जाए रिलायंस कंपनी जो है अपने श्रमिकों को क्या करता है, अपने श्रमिकों के वेतन में 10% की वृद्धि कर देता है। अपने श्रमिकों के वेतन में क्या कर देता है, 10% की वृद्धि कर देता है। तो याद रखिएगा जैसी 10% की वृद्धि श्रमिक लोग सुनेंगे तो श्रमिक क्या हो जाएंगे, अपने नियोजक के प्रति खुश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और श्रमिक जो है वह जो नियोजक है Q, उनको क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, बहुत वाहवाही करें कि वाह हमारा मालिक तो 10% बढ़ा दिया है। तो यह जो अब क्या होगा कि यहाँ की जो नियोजक हैं और यहाँ के जो श्रमिक हैं इनके बीच का संबंध कैसा होगा, अच्छा होगा, सहयोगात्मक होगा। क्यों, क्योंकि नियोजक द्वारा 10% जो बढ़ा दिया गया है तो श्रमिक खुश हो गए हैं। मतलब कि यहाँ पे रिलायंस और श्रमिकों के बीच का जो संबंध होगा वह कैसा संबंध होगा, सहयोग का संबंध होगा। कैसा संबंध होगा, सहयोग का संबंध होगा। क्योंकि नियोजक जो है वह वेतन बढ़ा करके श्रमिकों का सहयोग कर रहे हैं और श्रमिक जो है खुश हो करके अधिक काम करके वह किसका सहयोग कर रहे हैं, नियोजक का सहयोग कर रहे हैं। देखिए यदि आप श्रमिक को खुश रखेंगे तभी तो श्रमिक मन लगाकर काम करेगा और जितना मन लगाकर काम करेगा उतना आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। तो इसलिए क्या करते हैं नियोजक समय समय पर श्रमिकों को बोनस, भत्ता, उपहार आदि देते रहते हैं ताकि श्रमिक जो है वह मन लगाकर काम कर सके। तो यहाँ पे जो भाव उत्पन्न होगा वह कैसा संबंध होगा, तो यहाँ पर नियोजक और श्रमिकों के बीच सहयोग का संबंध स्थापित होगा। क्लियर है। चलिए अब देखिएगा दूसरा जो हमारा है, देख सकते हैं दूसरा कंपनी क्या है, टाटा कंपनी है। ठीक है, दूसरा टाटा कंपनी है। अब ये टाटा कंपनी क्या करता है, ठीक उसके विपरीत काम करेगा। टाटा कंपनी क्या करेगा, अपने श्रमिक की वेतन में 10% की क्या कर दिया, कमी कर देगा। आप सोचिए टाटा ने क्या किया, अपने श्रमिक को 10% वृद्धि क्या किया, कम कर दिया। तो जैसे ही 10% वृद्धि कम करेगा, यहाँ पे जितना भी श्रमिक हैं वह क्या हो जाएगा, कुर्धा जाएगा, चिढ़िया जाएगा, कहेगा कि साला रिलायंस वाला 10% बढ़ा दिया और रिलायंस का मालिक कितना बढ़िया है और टाटा का हमारा मालिक कितना खराब है, खरूज है, 10% वेतन घटा दिया। अब ये श्रमिक क्या हो जाएंगे, तो श्रमिक जो है काम करना क्या होगा, बंद कर देंगे, हड़ताल कर देंगे, तालाबंदी कर देंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो यह नियोजक है और जो श्रमिक है दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, दोनों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और यही हमारा क्या कहलाएगा, मतभेद या विवाद का संबंध कहलाएगा। मतभेद या विवाद का संबंध कहलाएगा। तो मैंने बता दिया है, लिखना आपको है, समझ गए होंगे यदि कॉन्सेप्ट को तो आप लोग लिख लेंगे, नहीं लिखिएगा तो फिर तो हम लिखाएंगे ही। तो यही होता है सहयोग का संबंध और मतभेद या विवाद का संबंध। याद रखिएगा मतभेद का संबंध तभी होगा, उद्योग में मतभेद तभी होता है जब नियोजकों द्वारा
श्रमिकों का शोषण किया जा रहा हो, श्रमिकों के वेतन में कमी किया जा रहा हो, श्रमिकों के कार्य के घंटे को बढ़ाया जा रहा हो, श्रमिकों के बोनस नहीं दिया जा रहा हो, श्रमिकों के लिए उचित लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा हो, तो ऐसे स्थिति में उद्योग में नियोजक और श्रमिक के बीच क्या होता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। और याद रखिएगा, अब देखिए ये तो नियोजक और श्रमिकों के बीच में हो गया, लेकिन हमने क्या बताया कि यह जो संबंध कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा किसके किसके बीच में, तो यह रिलायंस और टाटा के बीच में भी संबंध खराब हो जाएगा। देखिए कितने पहलू इनके हो जाते हैं कि जैसे अब रिलायंस वाला क्या, टाटा वाला क्या सोचेगा कि रिलायंस के कारण ही मेरा श्रमिक के साथ क्या हो गया है, मतभेद हो गया है, क्योंकि रिलायंस ने प्रतिस्पर्धा अपनाते हुए, कंपटीटर करते हुए क्या किया था, 10% वृद्धि कर दिया था। तो अब टाटा वाला किसको कंपटीटर मान लेंगे, रिलायंस वाला को कंपटीटर मान लेंगे, और ये सोचेगा कि रिलायंस के कारण ही मेरा श्रमिक जो है मतभेद हो गया है। तो अब यानी कि इनके श्रमिकों के बीच तो संबंध खराब हुए ही, और नियोजक और नियोजकों के बीच का भी संबंध खराब हो जाता है। याद रखिएगा, जैसे ही श्रमिकों के साथ स्थिति गड़बड़ हुई तो नियोजक और नियोजकों के साथ भी स्थिति क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। याद रखिएगा, तो ये जो पहलू है वह क्या है, सहयोग के संबंध है, और दूसरा मतभेद या विवाद का संबंध है। चलिए तो नंबर 1 में लिखिएगा, सहयोग का संबंध देकर के डैश दीजिएगा। चलिए सहयोग का संबंध देकर के डैश दीजिए और लिखिए। चलिए सहयोग का संबंध देकर के डैश दीजिए और लिखिए। सहयोग के संबंध में डैश देकर के लिखिए। जब नियोजकों के द्वारा श्रमिकों के लिए जब नियोजकों के द्वारा श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार से लाभ प्रदान किया जाता है, जैसे वेतन में वृद्धि, बोनस में वृद्धि, उपहार देना, कार्य के घंटे को सीमित करना, है ना, कार्य के घंटे को सीमित करना इत्यादि दिया जाता है, तो श्रमिकों और नियोजकों के बीच कैसा संबंध होता है, सहयोग का संबंध होता है। अब देखिए अब क्या होगा दोस्तों, तो मैंने पहले भी बताया था, जब सहयोग का संबंध होगा, अब देखिए यहाँ पे कंपनी आपका ए है, कंपनी बी है, कंपनी बी रिलायंस कंपनी क्या किया था, याद रखिएगा, रिलायंस कंपनी क्या किया था कि अपने मजदूरों को वेतन में 10% की वृद्धि कर दिया, तो इसके श्रमिक खुश हो गए, और जब खुश होंगे तो ये क्या करेंगे, मन लगाकर काम करेंगे, और जब मन लगाकर काम करेंगे तो इसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, और जब उत्पादन क्षमता अधिक होगी तो नियोजक को अधिक मुनाफा होगा, और जब नियोजक को अधिक मुनाफा होगा तो इस उद्योग का क्या होगा, आर्थिक रूप से क्या होगा, विकास होगा, आर्थिक रूप से वृद्धि होगा, और जब उद्योग का आर्थिक विकास होगा तो हमारे
देश का भी आर्थिक विकास होगा, क्योंकि देश का जो आर्थिक विकास होता है वह कहीं न कहीं उद्योगों पर टिका हुआ होता है। दूसरी ओर जब देखेंगे एक कंपनी को देखेंगे, यानी कि टाटा कंपनी को देखेंगे, तो इन्होंने क्या किया, 10% की कमी कर दिया। तो जब 10% की ये कमी कर देंगे तो यहाँ के श्रमिक क्या हो जाएंगे, यहाँ के श्रमिक नियोजकों के प्रति क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे, तालाबंदी करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, काम नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये जो फैक्ट्री है, ये जो टाटा कंपनी है, यहाँ पे काम बंद हो जाएगा, काम बंदी हो जाएगा। तो जब काम बंद हो जाएगा तो उत्पादन क्षमता नहीं होगी, विनिर्माण प्रक्रिया नहीं होगी, और जब उत्पादन नहीं होगा तो नियोजकों पर क्या है, आर्थिक बोझ बढ़ता जाएगा, नियोजक दबाव में आते जाएंगे, और नियोजक क्या करेंगे, जो श्रमिक है उसकी छटनी करना प्रारंभ कर देंगे, श्रमिकों को छांटना प्रारंभ कर देंगे, और क्या होगा, वो कंपनी धीरे धीरे क्या होगी, लॉस में चली जाएगी। और जब कंपनी घाटा में जाएगी तो उसका असर कहीं ना कहीं हमारे देश का आर्थिक असर पर भी, आर्थिक प्रभाव पर भी पड़ेगा। तो देख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सहयोग का संबंध, यदि नियोजकों और श्रमिक के बीच का संबंध बढ़िया होगा तो उस उद्योग में क्या होगा, उस उद्योग में उत्पादन की प्रक्रिया भी अधिक होगी। तो नीचे में लिखिएगा, इसके नीचे में सहयोग के संबंध में लिखिएगा, सहयोग के संबंध में लिखिएगा कि नियोजकों और श्रमिकों के बीच में सहयोग का संबंध होने से, सहयोग का संबंध होने से उद्योगों का उत्पादन क्षमता, उद्योगों का उत्पादन क्षमता बढ़ता है, उत्पादन क्षमता बढ़ता है, जिससे हमारी देश की, जिससे हमारी देश या किसी भी देश की आर्थिक स्थिति क्या होती है, सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है। आर्थिक स्थिति क्या होती है, सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है, मजबूत होती है। अब दूसरा क्या लिखेंगे, मतभेद या विवाद का संबंध, मतभेद या विवाद का संबंध देख करके डैश दीजिएगा। और आप लोग सभी जानते ही हैं, मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या लिखना है इसमें। अब आप सोचिए कि ये दोनों में से कौन सा सही पहलू है, औद्योगिक संबंध की कौन सी पहली होनी चाहिए, सहयोग का संबंध ज्यादा होना चाहिए या औद्योगिक विवाद का संबंध ज्यादा होना चाहिए। तो आपका जवाब होगा सहयोग का संबंध ज्यादा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सहयोग का संबंध तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन विवाद का भी संबंध होना चाहिए। यदि विवाद का संबंध नहीं होगा तो नियोजक क्या करेगा, श्रमिकों के साथ शोषण करेगा, अपना मनमाना करेगा। तो याद रखिए, ये दोनों पहलू जो हैं वह औद्योगिक संबंध के लिए महत्वपूर्ण पहलू हैं, लेकिन इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू कौन है, सहयोग का संबंध, और फिर दूसरा है हमारा मतभेद या विवाद का संबंध। तो चलिए आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, समय हो गया है, नेक्स्ट हमारा बैच का भी समय रहता है। तो आप लोग इसके नोट्स को लिख करके अभी ग्रुप बना दिया जाएगा, शाम में 4-5 बजे तक आपको उस ग्रुप में अपने नोट्स को लिख करके भेजना है। आज का प्रश्न है, आप लोग प्रश्न को भी लिखेंगे और जो नोट्स मैंने लिखाया है वो प्रश्न को भी लिखेंगे। चलिए प्रश्न को लिखिए आप लोग और प्रश्न को लिख करके भेजना है। चलिए, और जो नोट्स मैंने बोला है उस नोट्स को भी लिखना है। प्रश्न लिखिए। प्रश्न है, औद्योगिक संबंध की परिभाषा देते हुए उनके महत्वपूर्ण पहलुओं की
चर्चा करें, उनके महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करें। चलिए, ये प्रश्न आपको लिख करके भी भेजना है, परसों तक भेजना है, मतलब परसों क्लास होने कल शाम तक भेज देना है ये प्रश्न लिख करके। परसों आपकी कॉपी चेक होके आपको ग्रुप में ही मिल जाएगी, और जो नोट्स है उस नोट्स को भी लिखना है। चलिए, तो फिर मिलते हैं। मैंने बता दिया है कि सप्ताह में 3 दिन क्लास होगी, आपको लिख लीजिएगा। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, याद रखिएगा। मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार होगा। समय है 12 PM से 1 PM तक। 3 दिन आपका जो है यह क्लास होगी, जिसमें प्रत्येक दिन आपको प्रश्न लिखने के लिए दिया जाएगा। आपके और भी कोई मित्र हैं, सहयोगी हैं जो LSW पढ़ना चाहते हैं, तो उसे आप हमारे बैच से जरूर जोड़ें। काफी अच्छे ढंग से यहाँ पढ़ाई होगी, और बिल्कुल बेसिक ढंग से मैं आपको LSW पढ़ाऊंगा। LSW को एकदम आप निजी जीवन से देखिए, काफी अच्छी सब्जेक्ट है, ऐसा बात नहीं है, काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, अच्छा है, और पढ़ने में भी इंटरेस्ट आपको आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, आप सभी को धन्यवाद।